स्टार्ट कर दीजिए मैम। ओके। मैडम कोई पीपीटी वगैरह शेयर करनी है? हाँ जी मैम, करनी है। हाँ तो वो कर दीजिए पीपीटी साथ में शेयर ना। ओके मैम, अब आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके, वैसे तो मैं आपसे रोज ही पूछती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, तो सोचा कि ये सुरक्षित कर रहे हैं तो आज क्यों ना सुरक्षा के ऊपर ही बात कर ली जाए। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि अम, हमने अभी तक जो डिस्कस किया है अपने टॉपिक को लेकर, तो हमारी फर्स्ट यूनिट ओवरऑल ख़त्म हो चुकी है। हम सेकेंड यूनिट की तरफ हैं और सेकेंड यूनिट के अंदर ये जो आपका ह्यूमन सिक्योरिटी को लेकर टॉपिक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन कौन से इसके डायमेंशन हैं, ठीक है ना, कैसे इसको देखा जाता है और वैश्वीकरण में इसका क्या महत्व है। तो हम इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ह्यूमन सिक्योरिटी की बात हो रही है, मानव सुरक्षा की बात हो रही है, तो अगर सुरक्षा की बात होती है तो ऑलमोस्ट आप सबको पता ही होगा कि सुरक्षा का मतलब है क्या। ठीक है ना, जनरली सभी जानते ही हैं कि अगर बेसिक उसमें देखा जाए, लेकिन एक डेफिनेशन के तौर पे अगर हम सुरक्षा को देखते हैं तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सुरक्षा से। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का मेन जो फोकस है या मूल जो उसका अर्थ है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसे? आप कोई काम करना चाह रहे हैं और उस काम के आगे पीछे आपके इतने बाउंडेशंस हैं, इतनी प्रॉब्लम है कि आप कहीं ना कहीं असहज या डर, जिसको हम फियर बोलें, अफ्रेड बोलें, कुछ भी हैं, वो सारी चीजें हमें फील होती हैं। ठीक है। वो जो हमें फील होता है ना, जो हम अनुभव करते हैं, अभी जैसे कि अभी जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है, जिस सिचुएशन से हम सभी लोग गुजर रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो भले ही आप लोग सुरक्षित हैं, आपके घर वाले सुरक्षित हैं, आपके रिलेटिव सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं तो मैं वर्ड यूज नहीं करूंगी क्योंकि आप सबको ही डर है, हम सबको डर है कि कहीं हमें भी ना हो जाए, हम भी उसके संक्रमित ना हो जाएं या कोई अनहोनी ना हो जाए। ठीक है। तो इसमें जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता किस बात की है? स्वतंत्रता है कि आप अब अपनी जॉब पर नहीं जा सकते, जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते, क्लासेस लेने कॉलेज नहीं जा सकते, कॉलेज वाले पढ़ाने के लिए कॉलेज नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर देखते हैं कि हाँ, ये जो स्वतंत्रता आपको दी गई थी कि हाँ, आपको आपको फ्रीडम है, आप लाल किले घूमने जाएं, आप ये करने जाएं, वो करने जाएं, ठीक है ना। वो जो आपको स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता के अंदर वो जो खतरा है, वो ये खतरा है कि कहीं आप अगर कहीं अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं तो कहीं आपकी सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए। सुरक्षा इन द सेंस कि कहीं आपको कोविड जैसी सिचुएशन ना हो जाए या कहीं आपको लूट मार ना हो जाए। ठीक है ना। तो ये सारी सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन मतलब जब आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने में डर महसूस करें, जब आपको खतरा अनुभव हो, तो वही है सुरक्षा। कि स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए जब आपको खतरा महसूस ना हो, तो वह कहलाती है सुरक्षा। आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं,
और जा रहे हैं और जा रहे हैं, जाते जाते आपका जो काम है बहुत ही इजीली हो जाता है। कोई ना ही कोई रेड लाइट पकड़ी जाती है आपसे, और ना ही कोई आपको बिना हेलमेट के पकड़ता है, ना ही पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं। जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां भी आपकी रोका टोकी नहीं होती है। सो इजीली क्या है, आपका वो काम हो जाता है। लेकिन अगर हम वही काम कर रहे हैं और आपके साथ में अगर बात करें कि हम जा रहे हैं और रेड लाइट है और रेड लाइट पे आपको पकड़ लिया है, लेकिन आपके ऊपर ऐसे मतलब चीजें थोपी जा रही हैं जो आपने की ही नहीं है, ठीक है ना। हेलमेट है लेकिन फिर भी आपको दूसरे केसेस के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है। या फिर आप जा रहे हैं तो किसी चीज से प्रॉब्लम में पड़ जाएं, आपकी बाइक या जो भी चीजें वो स्लिप हो जाए, कुछ भी हो जाए। या आप जहाँ पे अपना काम करवाने जा रहे हैं ऑफिस की, अगर हम ऑफिस में एंटर करते हैं तो वहां आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, या वो फाइल ही ना मिले जिसकी आपको जरूरत है, या वो बंदा ही ना मिले जिसको आपको पेपर सबमिट करने हैं, ठीक है ना। या फिर जिस क्लास में आपको क्लास लेनी है वो क्लास ही बंद हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये है अवरोधक। ये वो अवरोधक हैं जो एक स्वतंत्रता को प्रयोग करने के अंदर या प्रयोग करने के बीच में आपको मिलते हैं। तो इसलिए सुरक्षा का अर्थ होता है अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से प्रयोग करना। अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए किसी भी खतरा, किसी भी डर, किसी भी भय का अनुभव ना होना, ये सारी चीजें फील ना करना ही सुरक्षा कहलाता है। भाई हम तो मंदिर जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो वहां किसका डर है, भगवान साथ में है, तो क्या ही एक तरह से सुरक्षा की फीलिंग है। कुछ लोगों को सुरक्षा की फीलिंग आती है कि शायद हम बीमार हैं, हम वहां चले जाएं तो हमें बहुत अच्छा फील होगा, शायद हम ठीक हो जाएं, भगवान ही हमें ठीक कर दें, ठीक है ना, डॉक्टर्स हमें ठीक कर दें, तो वहां पर आप खुद को सिक्योर फील करते हैं। इसलिए आप घरों से निकलकर हॉस्पिटल्स जाते हैं, मंदिर जाते हैं, क्योंकि आप वहां सुरक्षा महसूस करते हैं। लेकिन जाते के टाइम अगर आपको बीच में कुछ हो जाता है, ठीक है ना, या मतलब बारिश हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर क्रिएट हो जाएगा कि हम मतलब वहां तक पहुंच पाएंगे जिस चीज के लिए हम निकले हैं। तो ये जो डर है ना, इसी को बोलते हैं सुरक्षा। इस डर से सुरक्षा, अपनी स्वतंत्रता को प्रयोग करने के लिए जिस खतरे का आप अनुभव करते हैं उस खतरे का ना होना, तो स्वतंत्रता को प्रयोग करते हुए बाधाओं का ना आना ही सुरक्षा है। हालांकि इस बात की धारणा जो है वो यही रहती है कि स्वतंत्रता जो है वो खतरे के ना आने वाले आयामों की बात करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो सुरक्षा है वो कभी भी स्थिर नहीं होती, स्थिर इन द सेंस कि कभी भी एक जैसी 24 घंटे में या 7 दिन हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक जैसी कैसे नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप घर में ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और घर में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे जिस चेयर पे बैठे हैं हो सकता है उसका एक पैर ही टूट जाए और आप नीचे गिर जाएं, ठीक है ना। आप घर में बिल्कुल सुरक्षित है, छत पे जा रहे हैं, जीने पे आपका पैर स्लिप हो जाए, ठीक है। तो ये जो सुरक्षा है ये कभी भी स्थिर नहीं होती। सुरक्षा के जो आयाम है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। कभी आपको घर में सुरक्षा चाहिए, कभी आपको बाहर सुरक्षा चाहिए, कभी आपको अपने राज्य से सुरक्षा चाहिए, कभी आपको अपने देश से सुरक्षा चाहिए, तो कभी आपको विदेशों से सुरक्षा चाहिए। तो ये जो सुरक्षा है वो कभी भी एक ही आयाम के अंदर नहीं रहती, इसके जो आयाम हैं ये बदलते रहते हैं और ये हमेशा गतिशील होती है। सुरक्षा आपको हमेशा चाहिए होती है, ये कभी स्थिर नहीं होती, कभी कम चाहिए होती, कभी ज़्यादा चाहिए होती है। तो सुरक्षा की ज़रूरत बहुत है और ये कभी स्थिर नहीं होती, ये हमेशा गतिशील होती है और ये हमेशा चेंज होती रहती है। अब बात करें कि जो ये सुरक्षा है इसके हम परिवेशों की बात करें तो सुरक्षा के कुछ बदलते हुए परिवेश हैं। जैसे हमने बोला ना कि जो सुरक्षा है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि ये चेंज होती रहती है, देखिए जरा। पहला जो है कि जो सुरक्षा की धारणा है इसको हम दो रूपों में डिवाइड करते हैं। सुरक्षा को हमने दो ग्रुप्स के अंदर देखा है, पहला है पारंपरिक और दूसरा है गैर पारंपरिक, ठीक है ना। ये जो पारंपरिक है और ये जो गैर पारंपरिक है ये इस तरीके से हमने क्यों डिवाइड किया है, क्या ये प्राचीन टाइम की बात हो रही है, क्या ये मॉडर्न टाइम की बात हो रही है, कुछ कुछ ऐसा है।
पारंपरिक धारणा की अगर हम बात करते हैं तो जब हम एशियन टाइम की बात करते हैं तो एशियन टाइम में क्या था कि सिचुएशन ये थी कि पहले आप एक मतलब राज्य में किसी एक बंदे के लिए बात नहीं करते थे। पहले क्या होता था कि राज्यों की बात करते थे पूरे, मतलब ये होता है ना, आप भी आज के टाइम में भी अगर जाते हो और गांव में अगर एक बंदा बीमार पड़ जाए या उसको कुछ हो जाए तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। अगर एक के यहाँ पे पार्टी है, शादी है, तो पूरा गांव वहां पर, मतलब पूरे जब तक शादी खत्म नहीं होती ना, पूरा गांव वहां पे रहता है। वहीं पर सोना खाना सबको एक दूसरे, मतलब शेयरिंग जो होता है। किसी के यहाँ अगर चादर कम है, खाट कम है, तो सारे क्या करते हैं, अपने आसपास से ले लेके आ जाते हैं। उस गांव को कभी भी एक बंदे की तरह नहीं देखा जाता, उस गांव को नाम भी दे देते हैं। ये मतलब चौहानों का गांव है, ठीक है ना, ये इनका गांव है, ये उनका गांव है। या फिर किसी के नाम से फेमस हो जाता है, ये महेश जी का गांव है, ये है, ये वो है। तो इस तरीके से क्या है, वो एक समूह के रूप में उसको देखते थे गांव को। तो ऐसे ही पारंपरिक की धारणा ये कहती है कि जो सुरक्षा है पहले सामूहिक तौर पे देखी जाती थी। और सामूहिक तौर पे का मतलब ये नहीं है, सामूहिक तौर का मतलब है कि आप छोटे लेवल के सामूहिक तौर की बात नहीं कर रहे, आप राज्य राज्य की बात कर रहे हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझे, राज्य राज्य का मतलब है कि आप भारत, अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया, इस प्रकार के जो देश हैं उनकी आपस में सुरक्षा, उनकी आपस में सुरक्षा, एक दूसरे से सुरक्षा, इसकी धारणा थी। पहले ये होता था कि राज्य की धारणा है, ठीक है ना, कि बिहार को झारखंड से प्रॉब्लम है, कश्मीर को जो है आपको जम्मू से प्रॉब्लम है, श्रीनगर को प्रॉब्लम है। तो पहले पूरे एक ग्रुप के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसका जो हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन में जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया है। ग्लोबलाइजेशन में ये जो मतलब कॉन्टेक्स्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हो गया है नॉन ट्रेडिशनल, मतलब कि गैर पारंपरिक विचार। गैर पारंपरिक विचार का मतलब होता है यहाँ पर आप सामूहिक तौर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आप बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मानव की। आप यहाँ पे राज्य की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, भारत की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली जैसे इलाकों के सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। आप यहाँ अमेरिका जैसे देशों की या किसी भी देश की आप सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। यहाँ बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ मानव की बात होगी, ह्यूमन की बात होगी, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ उसी की बात होगी। लेकिन वहीं अगर हम पारंपरिक तौर पे अगर बात करते हैं तो पारंपरिक तौर पर अगर बात होती है तो बात किसकी होती है, यहाँ पर दिल्ली की बात होगी, यूपी की बात होगी, अरुणाचल प्रदेश की बात होगी, अमेरिका की बात होगी, रशिया की बात होगी, चाइना की बात होगी, कुवैत की बात होगी, कोरिया की बात होगी, कि यहाँ पर ग्रुप की बात होगी। यहाँ पर मानव है ही नहीं, क्योंकि मानव तो समूह के अंदर है, उस समाज के अंदर है। तो ये डिफरेंस था आपका पारंपरिक और गैर पारंपरिक। अब पारंपरिक धारणा को अगर वैसे देखें तो पारंपरिक धारणा जो है यह राज्यों की सुरक्षा से संबंधित है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है। राज्यों की सुरक्षा से संबंधित है, मतलब राष्ट्र राज्य, वैश्विक तौर पे हम राष्ट्र राज्य किसको देखते हैं, जो देश होते हैं विश्व के तौर पे। अमेरिका जैसे, भारत जैसे जितने भी देश हैं, उन सभी देशों को हम देश नहीं कहते हैं, यहाँ हम बोलते हैं उनको राष्ट्र राज्य। राष्ट्र को एक विश्व के तौर पे देख रहे हैं, और उस विश्व में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को, मतलब जितने भी देश हैं उनको हम राज्य के तौर पे देखते हैं। तो राष्ट्र राज्य की जो सुरक्षा है वो पारंपरिक धारणा में पहले उसको प्राथमिकता दी जाती थी, कि पहले प्राथमिकता किसको दी जाती थी, राष्ट्र राज्यों को, ठीक है। राष्ट्र राज्यों की वहीं बात करें, यहाँ राज्य की सुरक्षा का मतलब राज्य की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता से है। यहाँ पे राज्य की सुरक्षा का मतलब क्या था, राज्य की सुरक्षा का मतलब था कि राज्य की जो संप्रभुता है वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, उसकी क्षेत्रीय अखंडता बनी रहनी चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर के अंदर समझाया था कि सॉवरेनिटी क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता का मतलब होता है किसी देश का, किसी देश की जो सर्वोच्चता है, किसी देश की जो पावर है, किसी देश की जो वैल्यू है वो बनी रहे। वो पूरा इतना उसको फ्रीडम होनी चाहिए, इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपनी चीजों को अच्छे से कर पाए। एक सेकेंड,
गिव मी अ टाइम प्लीज। सो होप आपको पीपीटी दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार की सुरक्षा की बात करते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं पारंपरिक धारणा में, जब हम पारंपरिक धारणा की सुरक्षा की बाहरी धारणा के बारे में बात करते हैं तो ये मानते हैं कि जो सैनिक खतरे हैं वो खतरा देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि तमिल हो गया, तमिल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वहां के सैनिकों ने ही वहां पर हमला कर दिया था, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ही और भी कंट्रीज देखने को मिली हैं जहां पर सैनिक लोगों ने क्या किया कि सत्ता को पलटने के लिए या मतलब वहां पर अपना सैनिक दबाव बनाने के लिए लोग जो हैं वहां की जनता के घरों में घुस रहे हैं और घुसकर वहां पर स्त्रियों का बलात्कार कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। ये सारी सिचुएशन देखने को मिली थी। अभी मतलब करंटली अभी इशू है, 2-3 जगह पर ऐसे इशू आए हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे की ओर जाते हैं, तो ये जो पीछे वाला सीन था उसमें अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप देखते हैं कि नाई आपका जर्मनी और जहां पर आप नाजी और ये जर्मनी और इस तरीके की चीजें देखते हैं, हिटलर ले लीजिए, आप मुसोलिनी ले लीजिए, वहां पर क्या था कि वहां पर भी प्रेशर जो बनाया है वो फोर्सफुली बनाया है, कोई उसको इजीली करने के लिए उसमें तैयार नहीं था, ठीक है ना। जिनकी बात नहीं मानी जा रही है, पुरुषों को मारा जा रहा है, स्त्रियों को मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, ये सारी चीजें क्या थी, ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहे थे, ये सैन्य वाले कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सैन्य खतरों की बात होती है कि आप सैन्य खतरे हैं और सैन्य खतरे ही देश के अंदर, मतलब अपने देश के अंदर ही अपने देश की जनता के साथ ही वो इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि एक देश के लिए या एक राज्य के लिए या एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी जो सुरक्षा है वो सैन्य सुरक्षा से डिसाइड होती है, और सैन्य सुरक्षा ही जब आपके लिए खतरा बन जाए तो इससे बड़ा खतरा किसी भी देश के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। वहीं दूसरा हम जब बात करते हैं कि सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसकी आंतरिक धारणा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम मानते हैं कि राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा देश के अंदर है, यानी अलगाववादी आंदोलन जो नए देशों में चल रहे थे, जो अलग राष्ट्र राज्य की मांग कर रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि मतलब आप एक देश में होकर भी अपने देश के जनता को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वहां की सेना ही सबसे ज्यादा घातक है, ठीक है। गैर पारंपरिक की बात करते हैं हम। गैर पारंपरिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि गैर पारंपरिक सुरक्षा, मैंने जैसा कि आपको बताया था थोड़ी देर पहले, गैर पारंपरिक सुरक्षा का मतलब होता है जहां पर आप मानव की बात करते हैं, यहाँ पर राष्ट्र राज्य देश का मैटर नहीं होता, यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ह्यूमन की बात होती है। तो गैर पारंपरिक सुरक्षा सैन्य खतरे से डिफरेंट है, सैन्य खतरे से अलग है, सैन्य खतरे से परे हैं, दूर हैं, उन्हें सैन्य सेवा से या सेनाओं से उनका कोई मतलब नहीं। इसमें मानव अस्तित्व की स्थितियों को प्रभावित करने वाले खतरों को गिना जाता है, ठीक है, जो मानव को प्रभावित करते हैं, जैसे कि ये कोरोना वायरस हो गया, मानव को प्रभावित कर रहे हैं, खतरा है। आतंकवाद हो गया, एक जगह होता है पूरा विश्व हिल जाता है उससे, वो भी उसके लिए खतरा है। बीमारियां हो गई, पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें हो गई, तो ये सारी क्या है, ये गैर पारंपरिक सुरक्षा है। जो कि पारंपरिक का मतलब है कि आप पूरे उसमें लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है, वो भूख से भी मरता है, प्यास से भी मरता है, सूखे से मरता है, बाढ़ से मरता है, ठीक है ना, सूखा पड़ जाए उससे है, फिर बीमारियां अलग हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे के सारे गैर पारंपरिक हैं। सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणा में मानव सुरक्षा शामिल है ओनली। मानव सुरक्षा का अर्थ है राज्यों की सुरक्षा के अलावा लोगों की सुरक्षा। यहाँ राज्यों की सुरक्षा पे इतना बल नहीं दिया जाता जितना कि लोगों की सुरक्षा के ऊपर बल दिया जाता है। मानव की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा का उपयोग जो है अधिकतर एक दूसरे के लिए किया जाता है कि
अगर आप मानव की सुरक्षा की बात कर रहे हैं या राज्य की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपने लिए बात कर रहे हैं लेकिन दूसरों से, कि हाँ हमें सुरक्षा चाहिए, किससे, चाइना से, हमें सुरक्षा चाहिए पाकिस्तान से। तो ऐसे ही मानव सुरक्षा और राज्य सुरक्षा का जो उपयोग है वो अधिकतर एक दूसरे से किया जाता है, लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर रहने वाले लोग भी सुरक्षित हैं। ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है भारत में हम रह रहे हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भारत में हम रह रहे हैं, भारत में हम सुरक्षित हैं। भारत के अंदर, ये चाइना में हम रह रहे हैं तो चाइना में हम सुरक्षित हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी भी हम देख सकते हैं, भूखमरी भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कंडीशन बहुत खराब है, बीमारियां बहुत हैं, ठीक है ना, रहने खाने पीने के लिए बहुत किल्लतें हो रही हैं। ये सारी सिचुएशन जिस भी देश में होगी उसको हम गैर पारंपरिक सुरक्षा के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, किसी भी भारी आक्रमण के विरोध में नागरिकों की सुरक्षा एक आवश्यक शर्त है, कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यहाँ पर एक आवश्यक एक शर्त ये होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट, अगर बीमारी, खाने पीने और बीमारियों से अगर आप सुरक्षित हैं तो कम से कम आपको राज्य इतना तो कर सकती है कि वो आपको सुरक्षा प्रदान करे दूसरे देशों से, या वो इतना भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या है कि एक मतलब एक शर्त तो आप यहाँ ये रख सकते हैं कि अगर आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं तो उस कंट्री के लोगों का ये होना चाहिए ओपिनियन कि जो भी यहाँ पर रह रहा है वो मेरे अंडर है और कोई इसको हाथ तक नहीं लगा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों की बात की जाए, आप घरों में रहते हैं तो सुरक्षा फील करते हैं कि हम घर में हैं, थैंक गॉड यार हम सुरक्षित आ गए, घर में मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है पर बाहर नहीं मरना चाहिए। आज के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, भाई घर में मार लेंगे, हॉस्पिटल को पेशेंट नहीं ले जाएंगे, वहां पे लोग जा ही रहे हैं। तो ऐसे ही सुरक्षा आप घरों में फील कर सकते हैं, बाहर फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर में आपकी सुरक्षा आपके पेरेंट्स के हाथ में, कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आगे कोई अटैक कर दे तो ये है कि हाँ आप उसके काबिल नहीं हैं। तो इसलिए उसको, जब हम, ये होता है ना कि बाहर से आके अटैक कर दे, वो पूरे ही ग्रुप पे कर रहा है, पूरे परिवार पे कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे पारंपरिक। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोगों की पर्टिकुलर इंडिविजुअली यहाँ पे अगर बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ गैर पारंपरिक सुरक्षा की बात है। तो किसी भी बाहरी आक्रमण के खिलाफ नागरिकों की सुरक्षा एक आवश्यक शर्त होती है, जरूरी होता है, केवल एक ही नहीं, वो सभी के लिए होता है। अगर हकीकत में बात करें या मतलब सीरियसली अगर इस चीज पर फोकस किया जाए तो पिछले 100 वर्षों के दौरान देखें, 100 सालों के अंडर अगर हम देखें तो अधिकतर जो लोग थे वो विदेशी हमलों की बजाय अपनी सरकार से ज्यादा प्रभावित थे, उनसे ज्यादा परेशान थे, उनसे ज्यादा प्रताड़ित थे। सरकार ने सबकी नाक में दम कर रखा था। अभी मतलब कितने लोग हैं, पहले कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे लोग, कांग्रेस से परेशान थे, फिर बीजेपी से परेशान हो गए, ठीक है ना, जितनी भी पार्टी आई है, फिर आम आदमी पार्टी से परेशान हो गए, जितनी भी पार्टी आई है, जितनी भी सरकार आई है, लोग सभी से परेशान थे। ऐसे ही हर देश में होता है कि सरकार से लोग ज्यादा परेशान होते हैं। तो ये क्या है, ये गैर पारंपरिक सुरक्षा का एक कॉन्टेक्स्ट है कि जहां पर आप मतलब अपनी सरकार से, अपने शासन से, भारत में होने वाले शासन से ज्यादा परेशान है। क्यों आज सब ये बोले जा रहे हैं कि हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं है, हमारे लिए खाना पीना नहीं है, लॉकडाउन लग गया, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है ना, हमारे लिए हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है। तो क्या है, ये किसको क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सरकार के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर चाहे वो दिल्ली की हो, यूपी की हो, बिहार की हो या सेंट्रल की हो, ये सभी लोग सरकार के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। और हर देश के अंदर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, ये गैर पारंपरिक सुरक्षा है जो कि क्वेश्चन कर रही है उस गवर्नमेंट के ऊपर, उस शासन के ऊपर जिसके भरोसे हम बैठे हैं। हम उन्हें क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने ही उनको इलेक्ट किया है, हमने ही उनको चुनकर लाए हैं ताकि वो हमारी सुरक्षा कर सके। जैसे कि आपने देखा है कि वो एक आवश्यक शर्त है कि एक इंडिविजुअली तौर पे हर एक व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके लिए हम सरकार को अपना फंड देते हैं, टैक्स पे करते हैं। ठीक है, मानव सुरक्षा के जो प्रस्तावक हैं व्यक्तियों के संरक्षण को प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। जो मानव सुरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, या अभी तक जितने भी थिंकर आए हैं जो मानव सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, उनका सिर्फ एक ही चीज का मानना था, और उनका मानना था कि सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए प्रस्तावक व्यक्तियों के संरक्षण के ऊपर, व्यक्तियों के संरक्षण की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है, दो अवधारणा है मानव सुरक्षा की।
पहली अवधारणा है आपकी संकीर्ण अवधारणा और दूसरी है आपकी व्यापक। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा और व्यापक का मतलब होता है बड़ा। संकीर्ण की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मानव सुरक्षा की जो अवधारणा है वो व्यक्तियों के लिए एक हिंसक खतरे पर केंद्रित होती है। संकीर्ण में देखते हैं कि जो मानव की सुरक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ खतरे को प्रोवाइड करती है, खतरे के ऊपर डिस्कशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। इस संबंध में जो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे जिसे हम कॉफी अन्नान कहते हैं, उनका नाम था कॉफी अन्नान, उन्होंने आंतरिक हिंसा से समुदाय और व्यक्तियों को संरक्षण की बात की है। उन्होंने ये संकीर्ण अवधारणा के उन्होंने अंदर कहा कि जितने भी देश हैं या जितने भी राज्य हैं उसके अंदर समुदाय और व्यक्तियों का संरक्षण होना चाहिए। वहीं अगर हम व्यापक तौर पे अगर हम बात करते हैं, एक ब्रॉड उस पर बात करते हैं, तो मानव सुरक्षा का जो ब्रॉड स्कूल है, जो काफी बड़ा स्कूल है, मतलब एक ये थिंकर, एक स्कूल कह लो। स्कूल का मतलब होता है किसी विचारधारा का एक समूह, उसको हम स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो व्यापक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम मानव सुरक्षा की बात करते हैं तो वहां पर भूख, बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं, जितने भी इस प्रकार के खतरे हैं वो सब शामिल होते हैं। और जो ये मानते हैं कि युद्ध, नरसंहार, आतंकवाद अधिक लोगों को मारता है, इसके अंदर ये सारे लोग भी आते हैं। मानव सुरक्षा इस स्कूल के अनुसार हिंसा के अलावा इन खतरों को भी शामिल करना चाहिए। इस प्रकार मानव सुरक्षा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में अधिक सुरक्षा और मानव गरिमा की रोकथाम भी शामिल है। मानव सुरक्षा की व्यापक भावना में इच्छा से स्वतंत्रता और भय से मुक्ति दोनों शामिल है। तो व्यापक तौर पे अगर हम मानव सुरक्षा की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या देखते हैं, व्यापक तौर पर आपने आतंकवाद, युद्ध, नरसंहार, ऐसी प्रॉब्लम के साथ में आपने भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं, इन सारी चीजों को भी इसमें शामिल किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, मानव सुरक्षा के दो कॉन्टेक्स्ट हैं। संकीर्ण कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो संकीर्ण सिर्फ और सिर्फ राज्य जैसे पर केंद्र है, जो एक समूह के अंदर बात करता है, ट्रेडिशनल वाला कह लो आप, पारंपरिक वाला। और वहीं हम व्यापक कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसको हम नॉन ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, गैर पारंपरिक बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपने ह्यूमन मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ में उसकी जो प्राइमरी जो नीड्स हैं, जैसे कि भूख हो गया, खाना पीना रहना, ये सारी चीजों के साथ में जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, आतंकवाद हो गया, ठीक है ना, इन सारी चीजों से मानव को सुरक्षा मिलनी चाहिए। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं I need to plug my charger. Wait. हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी के अगर हम आगे बात करें तो इसके अधिवक्ता जो हैं वो बात करते हैं कि इन दोनों के मतभेद भी देखने को मिलते हैं संकीर्ण और व्यापक के बीच में, कि क्या मानव सुरक्षा डर से मुक्ति पा सकता है। इच्छा से स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं कि सुरक्षा का मतलब है भय से मुक्त होना, डर नहीं होना चाहिए, और स्वतंत्रता की इच्छा होनी चाहिए कि हम इतने स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। पहले तनाव ने लोगों को हिंसक संघर्ष से बचाया, जैसे कि बारूदी सुरंग हो गई या बाल सैनिकों पर प्रतिबंध जो होता था, ठीक है ना। वही मानव सुरक्षा का जो देखते हैं तो इसके अंदर लोगों की भलाई के लिए खतरों में कमी करनी चाहिए, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई पे फोकस करें और गरीबी, बीमारी, ऐसी जो चीजें हैं उनको कम से कम किया जाए, ठीक है। वहीं दूसरा हम बात करते हैं कि दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि मानव सुरक्षा जो है राज्यों की बजाय व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में है, और लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य संप्रभुता के पारंपरिक सिद्धांतों से परे जाने की आवश्यकता है। क्या है, किसके अंदर राज्यों पर ज्यादा फोकस ना करके हमें व्यक्तियों की सुरक्षा पर फोकस करना चाहिए।
इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव सुरक्षा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राष्ट्र राज्यों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं। मानव सुरक्षा का अर्थ है कि हिंसक और अहिंसक दोनों ही खतरों से लोगों को बचाया जाए। हिंसक में कौन से आते हैं? हिंसक में आते हैं आपके भूखमरी जैसी चीजें, गरीबी जैसी चीजें, बेरोजगारी जैसी चीजें, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं जैसी चीजें। ये हो गया अहिंसक। और हम हिंसक की बात करें तो कौन सा है? आतंकवाद, नरसंहार, युद्ध, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव सुरक्षा की जो मतलब कॉन्सेप्ट है, मानव सुरक्षा की जो अवधारणा है, उसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये जो उत्पत्ति हुई तो वो 1994 में हुई थी। 1994 में मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई थी। इसकी उत्पत्ति 1994 में हुई थी। और ये जो हुई थी, जब ये हुई थी और इसके ऊपर सारी डिबेट और डिस्कशन और कॉन्फ्रेंस वगैरह सब हुई, तो फाइनली डिस्कशन के बाद एक इस रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट को 1994 में 1994 में इसको प्रकाशित किया गया, सबके सामने लाया गया। रिपोर्ट में 7 क्षेत्रों को शामिल करने की बात की गई थी, ठीक है ना, जिसके अंदर थे आर्थिक सुधार। वो 7 क्षेत्र कौन से थे? वो 7 क्षेत्र थे आपके आर्थिक सुधार, आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, अन्य। वो बताती हूँ मैं। आर्थिक सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर व्यक्तियों के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जो मूल आय है, जो इनकम है, वो जनरली उत्पादक और पारिश्रमिक जो होते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं और जो उसमें काम करते हैं, परिश्रम लगाते हैं, उन सबसे सार्वजनिक रूप से इतना होना चाहिए कि वो अपना वित्त पोष्य जो होते हैं, मतलब आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है ना, आर्थिक इतना होना चाहिए कि उनको इतनी जितनी जरूरत हो एटलीस्ट इतना करें कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। खाद्य सुरक्षा की अगर बात करें तो इसके अंदर यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी लोगों को हर समय बुनियादी भोजन की आवश्यकताएं जो हैं, बुनियादी भोजन की भौतिक और आर्थिक उन तक पहुंच होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा की अगर हम बात करें तो बीमारी और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली से कम सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा की जो अभी कंटेम्प्रेरी में चल रहा है, कोविड जैसी प्रॉब्लम है, उससे पहले कौन सा आया था? चिकनगुनिया आया था। चिकनगुनिया से पहले कौन सा आया था? तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके, जीवन शैली को उच्च बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके। पर्यावरणीय सुरक्षा की बात करें तो प्रकृति की छोटी और लंबी अवधि के लोग प्रकृति में मानव निर्मित खतरों और प्राकृतिक पर्यावरण को बिगड़ने से लोगों की रक्षा करना। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना ज्यादा पॉल्यूशन है, कितना ज्यादा प्रदूषण है, इससे क्या हो रहा है? लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 5G की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। रेडी मतलब जो ये आपके जो वहाँ से जो किरणें निकलती हैं और जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और साथ में जो रेडिएशन आते हैं, उन सारी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इस तरह का जो पर्यावरण को जो प्रदूषित करने की चीजें हैं, हमें उन पर रोकथाम लगानी चाहिए और हमें उससे, पर्यावरण बिगड़ने से मानव को होने वाली जो दिक्कतें हैं, हमें उससे लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। बात करते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा की। व्यक्तिगत सुरक्षा के अंदर अंदर अगर हम बात करें तो शारीरिक हिंसा से लोगों की रक्षा करना। ठीक है, शारीरिक हिंसा से लोगों की रक्षा करना, इसका अर्थ यह है कि शारीरिक हिंसा के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम बाहरी शारीरिक हिंसा की बात करें तो आतंकवाद हो गया, युद्ध हो गया, ये सारी चीजें शारीरिक देखी जाती हैं कि कैसे आपके देश में वो आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको उन सारी चीजों को फेस करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम आंतरिक देखें तो आंतरिक भी ये देखा जाता है, गली मोहल्लों में भाई आपस में खूब लड़ाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत सुरक्षा, शारीरिक हिंसा से लोगों की रक्षा करना, चाहे वह राज्य या बाहरी राज्यों से हिंसक व्यक्तियों और उप राज्यों जो है, मतलब उपराज्यों का मतलब है राज्य के अंदर जो राज्य होते हैं, ठीक है ना, राज्य या बाहरी राज्य से हिंसक
और व्यक्तियों को, उपराज्य कारकों, घरेलू दुरुपयोग से, शिकारी वयस्कों से, इन सारी चीजों से बचाना चाहिए। शिकारी वयस्क का मतलब है जो अभी तस्करी करते हैं, शरीर मतलब डेड बॉडी की तस्करी हो गई, या फिर ये जो छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले आते हैं, बच्चों को उठा के ले आते हैं काम कराने के लिए, कुछ लोग इसको गलत उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये जो है एक तरह से व्यक्तिगत सुरक्षा है, हमें इन चीजों से लोगों को बचाने की जरूरत है। कहते हैं ना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मैटर चल रहा है, और वो कहाँ चल रहा है? बिहार से चल, बिहार में, यूपी में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, असम, ये सारी चीजें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत आपको देखने मिलती है। मुंबई में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा सेफ होना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी बात करते हैं कि इसलिए हमें अगर बाहरी की बात करें तो बाहरी में युद्ध जैसी प्रक्रियाएं हो गई, ठीक है ना, आतंकवाद जैसी प्रोसेस हो गए, उन सारी चीजों से हमें बचना चाहिए। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, या सरकार आपके ऊपर कुछ ऐसे अत्याचार कर रही है जो आप उसको मानना नहीं चाह रहे, लेकिन आपको फोर्सली आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ऐसी चीजों से व्यक्तिगत सुरक्षा होनी चाहिए। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्थिक सुरक्षा की यहाँ बात करते हैं तो आपको इतना इनकम मिलना चाहिए कि आपका जो पोषण है वो इतना हो कि आप बीमारियों से खुद को बचा सकें। ये नहीं है कि अपना इलाज करवा रहे प्राइवेट में चले गए जी, वो नहीं। आर्थिक का मतलब यह है कि उत्पादन करने वाला और जो परिश्रम करता है उन सबको सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सुरक्षा दी जानी चाहिए। फाइनेंशियल इतना हो कि वो अपने आप को सेफ रख सके, ठीक है। जैसे कि अभी है, लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है और जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको सैलरी नहीं दी जा रही, तो ये वाली सारी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है खाद्य सुरक्षा। जैसे कि मैंने बताया कि एटलीस्ट आपकी कंडीशन कैसी भी हो, पर लोगों को इतनी तो सुरक्षा प्रोवाइड की जाए कि वो बेचारे भोजन के लिए ना तरसें, ठीक है। उनके पास एटलीस्ट इतना हो कि वो कम से कम भूखे ना मरे। तो लोगों को जो है खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि 2020 में देखा था कि हर राज्य की सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी के लिए एक स्कीम बनाई थी कि जितने भी ये रोजगार, जितने भी हैं जिन्हें अब अपने घर नहीं जा सकते हैं, जो चले गए हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको खाना दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन वैसे तो नहीं आनी चाहिए, और अगर ऐसी है तो उनको इतना तो प्रोवाइड करना चाहिए कि वह भोजन खुद अपने लिए कर सकें। तो खाद्य सुरक्षा में यही है कि इतनी लोगों के पास आर्थिक पहुंच होनी चाहिए कि वो अपने लिए भोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकें। स्वास्थ्य का मैंने आपको बता दिया। पर्यावरणीय सुरक्षा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर वही है कि बस और ये ट्रेन और रेलवे, इन सारी चीजों से जितना भी पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन की वजह से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे हमें बचाना चाहिए। मान लीजिए, क्योंकि गांव के अंदर देख लें, गांव में या ऐसे छोटे कस्बे या ऐसे लोग जो शहरों में रहते हैं जिनके पास ना बाइक है ना ही गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, वो या तो पैदल ट्रेवल करते हैं या फिर साइकिल पर। उनका इस चीज में क्या दोष है? क्या उन्होंने ये सारी चीजें करी है? नहीं, लेकिन भुगतना तो उन्हें भी पड़ रहा है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें पर्यावरणीय सुरक्षा लोगों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब वो कैसे, ये तो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें तो मतलब अभी हमने, हाँ, नेक्स्ट है आपका सामुदायिक सुरक्षा। लास्ट हमारा क्या था? लास्ट था हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा। उसके बाद हम आते हैं तो मान यहाँ पे सामुदायिक सुरक्षा की बात करते हैं। सामुदायिक सुरक्षा का मतलब क्या है कि पारंपरिक रिश्तों और मूल्यों के नुकसान से लोगों की रक्षा करना, और सांप्रदायिक और जातीय हिंसा से। अभी आपने, मैं मतलब रेगुलरली इस चीज का आपको देती हूँ एग्जांपल, कि आप सारे के सारे देखते हैं कि किस तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो भी दिल्ली दंगे हुए थे, तो वो क्या थे? वो एक सामुदायिक की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सामुदायिक सुरक्षा की बात होती है कि कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों के बीच में किस तरह से झड़प होती है, और उसके साथ में जो उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाती हैं। दूसरा एग्जांपल देखें, अगर भारत के लोग अदर कंट्रीज में जाते हैं, अदर कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं, तो कितना हम उनको लिबरल, मतलब कितना उनको हम लिबरल स्पेस वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कितना लिबर्टी हम उनको देते हैं, ठीक है ना, कि वो अपने जो उनके
उनकी जो वैल्यूज हैं उनको बनाए रख सकें। मान लीजिए अगर यहाँ से कोई हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी कहीं अदर कंट्री में जाता है और वहां पर उन पे बैन लगा दिया जाता है कि हमारे यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। अगर यहाँ से भारत से कोई उत्तर कोरिया चला जाए या छोड़िए अफगानिस्तान चला जाए और वहां पर उन्हें एक रूल बना दे कि यहाँ पर कोई भी भारतीय, यहाँ पर कोई भी हिंदू या क्रिश्चियन जो है वो नमाज ही पढ़ेगा, या यहाँ पर कोई भी जो है वो मंदिर ही जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये एक तरह से आपकी सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ा अवरोध है, घातक है। तो यहाँ पर आपको डर भी बना रहेगा कि हम क्या पहने क्या ना पहने, कैसे ट्रीट करें, कैसे बातें करें। तो इन सब से बचने के लिए जो है हमें सामुदायिक सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सामुदायिक सुरक्षा जहाँ पे मिलेगी वहां पर आपको सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं धर्मों को लेकर और जो जात को लेकर जो आपके साथ में हिंसा होती है, जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं, निचली जाति के लोग होते हैं, उनके साथ में जो प्रॉब्लम्स होती है, तो इन सारी चीजों से एक राज्य को आपको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। वहीं राजनीतिक हिंसा की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सुरक्षा में क्या है, इसके अंदर ये है सुनिश्चित करना होता है कि लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जो अपने मूल मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं और विचार और सूचनाओं पर कंट्रोल रखने के लिए जो सरकारी प्रयास हैं उनसे व्यक्तिगत और समूहों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। मतलब राजनीति का मतलब यह है कि इसके अंदर जितने भी लोग समाज के अंदर रहते हैं उनका जो मानव अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी वो नॉलेज लेना चाहते हैं, सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, उन सारी चीजों पे थोड़ा कंट्रोल भी होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि लोगों को वो सारी चीजें पता चले जो उन्हें जाननी चाहिए, ठीक है ना। शासन कैसे हो कैसे ना हो, इन सारी चीजों के अंदर उनका फुल टू और डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है लोगों का पूरा सपोर्ट होना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो उसके लिए सुरक्षा होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हाँ ठीक है यहाँ पर वोटिंग हो रही है और यहाँ पर इस कास्ट के लोग या इस धर्म के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक महबूब अल हक हैं, 1995 में वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मानव सुरक्षा हथियारों से कोई सुरक्षा सरोकार नहीं है, कि मानव सुरक्षा का हथियारों से कोई भी मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ये मानवीय गरिमा के साथ एक चिंता का विषय है, क्योंकि मानव सुरक्षा मानव गरिमा की बात करते हैं। अंतिम विश्लेषण में यह एक बच्चा है, ठीक है, जो कह लो कि या तो वो मर नहीं गया है, या बीमारी जो फैली है वो नहीं हुई है, या जातीय तनाव जो विस्फोट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। ऐसी सारी चीजें जिसे अभी तक कुचला नहीं गया है उन्हें हमें बचा कर रखना है। सीधा सीधी बात है, जाति से, बीमारी से, विस्फोटक से, असंतुष्टि से, इन सारी चीजों से लोगों को बचाना ही मानव सुरक्षा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मानव सुरक्षा की जो धारणा है और धारणा में जो वृद्धि है उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। मतलब मानव ह्यूमन सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि के लिए ऐसे कौन से जिम्मेदार कारक हैं जो कि मानव सुरक्षा के कॉन्सेप्ट को, कॉन्टेक्स्ट को लेकर आए। तो पहला कारक है कि विकास के मुख्य संकेतक के रूप में आर्थिक विकास की अस्वीकृति और, ठीक है ना, पहला क्या है, पहला है कि विकास के मुख्य संकेतक के रूप में, मतलब डेवलपमेंट की बात करते हैं। दूसरा है लोगों के सशक्तिकरण के रूप में। तीसरा है आंतरिक संघर्षों के रूप में। चौथा है आतंकवाद के रूप में। पांचवा है मानव हस्तक्षेप के रूप में। पहला अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, अगर ये बात करें तो डेवलपमेंट को जब हम देखते हैं, आर्थिक विकास को हम जब देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट का मतलब है कि आपका जो फाइनेंशियल है, जैसे कि मैंने अभी पिछले उसमें बताया था कि आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं। तो जब लोगों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी, मतलब उनके पास फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं था कि वो अपने लिए खाना पीना रहना ये सारा कर सकें, और ये सारा तो फ्री में होता नहीं है। इन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए, आपके पास आर्थिक पावर होनी चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। तो इस फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से क्या है, इस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ही मानव सुरक्षा की बात की गई, इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर आया गया कि लोगों के पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, उनकी आर्थिक समृद्धि उनकी इतनी होनी चाहिए, उनके पास आर्थिक पावर इतनी होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो अपना विकास कर सकें, ठीक है ना। और ये जो है एक तरह से सुरक्षा की बात करते हैं, आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं कि लोगों के पास उनकी आर्थिक विकास की सुरक्षा होनी चाहिए,
मतलब जॉब जैसी चीजें जो हैं, बेरोजगारी जैसी, भुखमरी जैसी, गरीबी जैसी, और ये सारी चीजें उनको फेस नहीं करनी चाहिए। तो जब भी मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे आप जानते ही कैसी सिचुएशन हो गई थी पूरे विश्व के अंदर। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्थिक विकास के धारणा जब आई, तो इसको कहा गया कि आर्थिक विकास को अस्वीकार कर दिया गया कि यहाँ पर आर्थिक विकास हो ही नहीं रहा है, लोगों के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कि लोगों की जो आर्थिक सुरक्षा है उसको बढ़ाया जाए, इसलिए यहाँ पर मानव सुरक्षा की ये धारणा सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात करें हम मानव विकास की। मानव विकास की अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं, तो जब मानव विकास का सुरक्षा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका सशक्तिकरण बढ़ता है, लोगों का सशक्तिकरण का मतलब यह है कि वहां पर आप करने धरने खाने पीने रहने सब चीज में आप सशक्त हैं। आप बात करने से नहीं डरते, आप डिस्कशन में नहीं डरते, ठीक है ना। आप रेगुलर क्लास लेने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, आप अच्छे फल सब्जियां लेकर आ रहे हैं, दूध लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। आप महीने में या साल के अंदर कुछ ना कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपको सशक्त बताता है कि हाँ, आपके पास फाइनेंशियल पावर है। और ये जो फाइनेंशियल पावर है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये मानव विकास की धारणा को प्रबल करता है कि लोगों को सशक्त बना रहा है। अब वो गरीबी की तरफ नहीं है, अब वो एक तरह से लोगों को सशक्त कर रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं हर तरह से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, पर्यावरण रूप से हो, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से हो, किसी भी रूप में हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके आंतरिक संघर्ष की बढ़ती घटना। आपको जैसे कि मैंने ये बताया था कि देशों के अंदर ही कितनी सारी घटनाएं होती है। अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर जब इलेक्शन वाला पीरियड चल रहा था और राष्ट्रपति जब उस पर शपथ लेने वाले, तो किस तरीके से वहां की जो संसद थी उस पर किस प्रकार से लोगों ने अपना मतलब हमला बोल दिया था। और ये पॉलिटिकल पार्टी का थ्रू ही करवाया गया था। वो खुद थे जो इसके अंदर थे, मैं पर्टिकुलर किसी उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्हीं के लोगों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो ये कहते हैं एक तरह से आंतरिक संघर्ष था। भारत में भी अगर आप देखें तो अभी कुछ फौज के लोगों के साथ में जो बदसलूकी हुई, और उनको कहते हैं कि कुछ जैसा कि जानते हैं वो आतंकवाद का दूसरा रूप होते हैं, उन लोगों ने उनको घेर लिया और पकड़ लिया। और भारत के अंदर ही ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो नक्सली एरिया जिसको हम बोलते हैं, नक्सली एरिया के द्वारा हमारे जो फौज साथी थे उनको पकड़ा, और काफी मतलब ये बहुत पुराने टाइम से समस्या चली आ रही है। तो ये जो है वो एक तरह से आंतरिक संघर्ष है कि आपके भारत में रहते हुए भी आप सेफ नहीं हैं। तो जब ये सारी चीजें देखी गई, भारत की अगर हम बात करें, जो भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो क्या हुआ था कि पहले तो विदेशी लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन विभाजन होने के बाद भी यहाँ पर रेप जैसी घटनाएं, ठीक है ना, यहाँ पर लूट मार जैसी घटनाएं, किडनैपिंग जैसी घटनाएं जो है आज भी हो रही हैं, जबकि नहीं होनी चाहिए। मतलब भारत में ही भारत के लोग आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से कर रहे हैं। तो ये जो आंतरिक संघर्ष को बताती है, और इस आंतरिक संघर्ष की जो बढ़ती घटना है उसको कम करने के लिए भी मानव सुरक्षा लाई गई थी, मानव सुरक्षा की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आतंकवाद। आप सभी जानते हैं कि जो आतंकवाद का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कितना ही बड़ा है, इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आतंकवाद के जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आतंकवाद जब एक जगह संघर्ष अपना दिखाता है, ठीक है ना, वो वैसे उनका संघर्ष तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, हर देश में घुसने के लिए उनको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। एंट्री इतनी ईजी नहीं होती है, तो जमीन के थ्रू, पानी के थ्रू, कहीं ना कहीं से वो बन बनाकर आ जाते हैं। तो आतंकवाद जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, अंतर्राष्ट्रीय जो घटना है उसको फैलाने में सबसे बड़ा जो काम देखा जाता है, सबसे बड़ा तो वो फोकस है आपका वो है आपका आतंकवाद, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से ही आतंकवाद फैला है। पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, रास्ते सभी के लिए आपस में खुल गए, तो ये आतंकवाद की जो समस्या थी ये और ज्यादा बढ़ती गई है। तो इस आतंकवाद की समस्या को खत्म करने के लिए भी, क्योंकि इससे राज्य पे फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन इससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, क्योंकि इनका टारगेट होती है जनता, ठीक है ना। तो इससे भी, इस संघर्ष से भी थोड़ा सा दूर होने के लिए भी मानव अधिकार या मानव सुरक्षा की धारणा लाई गई। उसके बाद है महामारी। कोविड जैसी प्रॉब्लम चल रही है, इसको महामारी के रूप में ही देखते हैं, ठीक है ना। तो ये महामारी से बचने के लिए भी, कि ऐसे टाइम पर ऑटोमेटिकली पैंडेमिक कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं जो कि हमें पता नहीं कि कब कहाँ क्या हो जाए। तो एक राज्य को इतना तैयार होना चाहिए कि अगर
भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना हो जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए रहे और इससे पूरी जनता प्रभावित हो, प्रमाणित, ये आप देख सकते हैं अब जो हो रहा है, तो उसके लिए हर जनता के लिए सरकार को इतना सशक्त होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि लोगों को महामारी जैसी प्रॉब्लम से सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके। और सुरक्षा से बचाने के लिए ही मानव सुरक्षा का कॉन्सेप्ट आया कि हर देश में जो जनता है उसको सुरक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बाद मानव अधिकार और मानवीय हस्तक्षेप पर शीत युद्ध के बाद का जो ये आया क्यों, आप शीत युद्ध, आपको पता ही है कि जो शीत युद्ध था वो असल में अगर देखा जाए तो वो कोई युद्ध नहीं था, ठीक है ना। वो एक सिर्फ और सिर्फ एक वो प्रॉब्लम थी, हथियारों की होड़ देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी, ये विचारधाराओं का जो था वहां पर जोश था, वहां पर लड़ाई थी। इन सारी चीजों से बचने के लिए मानव सुरक्षा की अवधारणा आई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसकी सुविधा कह रहे हैं, मानव सुरक्षा की सुविधा, तो इसको व्यापक अर्थ में अगर हम देखते हैं तो मानव सुरक्षा के 3 तत्व देखे जाते हैं। पहला है सुरक्षा के संदर्भ में वस्तु के रूप में व्यक्तिगत लोगों पर इसका ध्यान केंद्रित है। दूसरा है बहुआयामी प्रकृति और तीसरा है सार्वभौमिक, ठीक है ना। पहले की अगर हम बात करें तो मतलब यहाँ पर मानव सुरक्षा की जो बात करते हैं तो ये व्यक्तिगत होता है, ठीक है ना, व्यक्तिगत होता है। बेटा ये मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रिंस कुमार क्लास चल रही है और आपको नोट्स की पड़ी है, आप मतलब ग्रुप में बाद में ही बात कर सकते हैं, आपको क्लास का कुछ वो नहीं, इतने ग्रुप हैं, रेगुलर नोट्स जा रहे हैं, फिर भी आप देखिए यहाँ पे नोट्स दे दीजिए। वेल सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्यक्तिगत पे फोकस ज्यादा होता है, हर व्यक्ति पे फोकस होता है। जो बहुआयामी प्रकृति है, मतलब मानव सुरक्षा जो मैंने बताया कि इसके आर्थिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, ये सारे फैक्टर जो हैं मतलब कि बहुआयामी है, हर तरह से सोचता है। और तीसरा है इसका वैश्विक दायरा, कि मतलब अब ये एक देश के अंदर नहीं रहा, ये पूरा वैश्विक है। वैश्विक दायरा मतलब ये राज्यों के साथ में, समाज के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लास्ट अगर बात करें तो मानव सुरक्षा की आज भी आलोचना होती है, और क्यों होती है तो देखिए, पहला है विश्लेषणात्मक रूप से सार्थक होने या नीति निर्माण के लिए आधार के रूप में व्यापक होने के लिए। इसका अर्थ है कि आज भी जो है मानव जो है वो नीति निर्माण के अंदर अपनी भागीदारी पूरी नहीं निभा पाता, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है। हिंसा के जो पीड़ित हैं उनके लिए सहायता के बारे में सारी झूठी उम्मीदें होती हैं, कहते हैं ना कि इतने लोग शहीद हो गए, ये हो गए, हम उनको ये देंगे वो देंगे, लेकिन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में राज्य की भूमिका की अनदेखी। अभी आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा कि एक आदमी को रेप के केस में 20 साल की सजा हुई थी, और जब पता लगा कि उसके ऊपर जो केस लगा था वो झूठा था, जो उस पर आरोप लगा, लेकिन उसकी उम्र तो सारी चली गई, अब वो 45 साल का हो गया है, अब यहाँ पर उसको कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके मानव अधिकार का हनन हुआ है। तो इन सारी चीजों से भी सुरक्षा जो है लोगों को प्रदान की जानी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो राज्य को उस पर अनदेखा नहीं करना चाहिए। और वहीं अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि मतलब रूस और चीन की जो बढ़ती हुई नीतियां हैं उसके साथ सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। मतलब कि ये है कि आप नॉन ट्रेडिशनल की तो बात करें, गैर पारंपरिक, लेकिन ठीक है, मनुष्यों के साथ में आप राज्यों को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्यों की सुरक्षा आप तभी कर सकते हैं जब आप राज्यों की सुरक्षा करेंगे। तो ये हम निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं। मैं आपको इसकी जो इसके नोट्स हैं मैं आपको शाम तक मैं आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है। ओके, सो वेल बाकी प्रिंस कुछ पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि उनको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, तो प्लीज उनके ग्रुप में ऐड कर दें। तो आप जिन बच्चे ग्रुप के अंदर जो ऐड हैं वो उनका नंबर ले लीजिए और उनको, या फिर आप लिंक शेयर कर दीजिए, उनको ग्रुप में ऐड कर लीजिए। बाकी जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए।